नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके लिए आईएएस सीसेट का 2012 का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। रीजनिंग में किस तरह के एग्जाम्पल आए थे उन पे आज चर्चा हम करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ में। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। क्या कह रहा था देखो, इसमें लिखा है कि सभी कलाकार सन की होते हैं। सभी कलाकार जो हैं वो क्या होते हैं? सन की होते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि कुछ कलाकार नशीले पदार्थों के व्यसनी होते हैं। नशीले पदार्थ, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि कुठाग्रस्त व्यक्ति के नशीले पदार्थ का व्यसनी बन जाने की संभावना रहती है। ठीक है, व्यसनी बन जाने की संभावना होती है कुठाग्रस्त व्यक्ति के। इसको कुठाग्रस्त मान लेते हैं। ठीक है। आगे लिखा है तो निम्नलिखित में से निष्कर्ष कौन सा निकाला निकाला जा सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। पहला, कलाकार जो है कुठाग्रस्त होते हैं। कलाकार कुठाग्रस्त होते हैं, जरूरी नहीं है, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, स्थिति क्लियर नहीं है, इसलिए पहला जो है वो गलत है ना। सेकंड, नशीले पदार्थों के व्यसनी लोगों में से कुछ सनकी होते हैं। कुछ सनकी होते हैं, डायग्राम को देख के बिल्कुल सही बात है। सभी कुठाग्रस्त व्यक्तियों के नशीले पदार्थों के व्यसनी होते हैं। सभी कुठाग्रस्त व्यक्ति को नशीले पदार्थों का व्यसन होता है। ये स्थिति क्लियर नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा है कि कुछ कलाकार नशीले पदार्थों के व्यसनी होते हैं। कुठाग्रस्त व्यक्तियों के नशीले पदार्थों के व्यसनी होने की संभावना रहती है। संभावना रहती है तो इसका मतलब सभी वाली बात जो है वो संभावना में सही नहीं मानी जाएगी। सन की व्यक्ति आमतौर पर कुठाग्रस्त होते हैं, ये भी क्लियर नहीं है। करेक्ट जो आंसर आप देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, या तो ए और बी एक ही आयु के हैं या बी से ए बड़ा है। पहली बात जो लिखी है, ए और बी एक ही आयु के हैं, ए बराबर है बी के, और या फिर बी से ए बड़ा है। इनको मिला के लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, ए मोर देन इक्वल टू बी, ए बी से बड़ा बराबर है। सही है। सेकंड, सी और डी एक ही आयु के हैं। सेकंड पे लिखा है सी और डी एक ही आयु के हैं, अन्यथा सी से डी बड़ा है। सी से डी बड़ा है, मिला के लिखूं तो डी मोर देन इक्वल टू सी, और सी से बी बड़ा है। तीसरी लाइन, सी से बी बड़ा है। ठीक है, सी से बी बड़ा है। अब इन तीनों को मिलाकर अगर इक्वेशन बनाऊं तो क्या इक्वेशन बनेगी जरा देखना। ए मोर देन इक्वल टू बी, बी मोर देन सी, सी लेस देन इक्वल टू डी। इन सबको मिलाकर ये इक्वेशन बनी है। अब हमें ये देखना है कि इस इक्वेशन पे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा और कौन सा गलत होगा, उसका पता करना है। पहला, बी ए से बड़ा है, बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है, ये बड़ा भी है और बराबर भी है। ठीक है, सिर्फ बड़ा नहीं है, तो इसलिए पहला तो सही नहीं माना जाएगा, गलत है। बी और डी एक ही आयु के हैं। आप जरा देख के बताइए इक्वेशन में बी और डी एक ही आयु के हैं क्या? नहीं, ये बात गलत है, बी ऑप्शन सही नहीं होगा। सी से डी बड़ा है, सिर्फ बड़ा है क्या? बराबर भी है, सिर्फ बड़ा नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है। और सी से ए बड़ा है, सी से ए बड़ा है, ये बात क्लियर है क्योंकि इससे बड़ा है, इससे बड़ा बराबर है, तो ए जो है वो सी से बड़ा होगा ही। तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे कौन सा ऑप्शन होगा? डी। फिलहाल यहाँ डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। देख लीजिए, ये अगला एग्जाम्पल था 17 नंबर का। और अगर आपने रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करिए। उसमें फ्री वीडियो मैंने डाले हुए हैं ट्रिक के साथ में, उनका लाभ उठा सकते हैं। टेस्ट पेपर दे रखे हैं और नॉमिनल चार्ज में जो है कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। नॉमिनल चार्ज 700 800 इस हिसाब से कोर्स जो है कंप्लीट रीजनिंग के मैंने डिजाइन किए हुए हैं। आज ही लाभ उठाइएगा और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल है 18 नंबर का। क्या लिखा है? एक पक्षी निरीक्षक क्लब में केवल उन्हीं को सदस्यता मिलती है जिनके पास दुनेत्री हो। पक्षी निरीक्षक क्लब में उन्हीं को सदस्यता मिलती है जिनके पास में दुनेत्री हैं। ठीक है, पक्षी निरीक्षक क्लब के कुछ सदस्यों के पास कैमरे भी हैं, कुछ के पास है, सभी के पास नहीं है। ठीक है। थर्ड,
जिन सदस्यों के पास कैमरे होते हैं, जिन सदस्यों के पास कैमरे होते हैं वे फोटोग्राफी में भाग ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, कैमरा होगा तो फोटोग्राफी में भाग लेगा ही। तो इनसे कौन सा निष्कर्ष लगेगा, आपको ये देखना है। पहला, जिनके पास दुनेत्री होता है वे सभी पक्षी क्लब के सदस्य होते हैं, वे सभी। सेकंड, पक्षी निरीक्षक क्लब के सभी सदस्यों के पास दुनेत्री होता है। तो देखो यहाँ लिखा है कि एक पक्षी निरीक्षक क्लब के केवल उन्हीं को सदस्यता मिलती है जिनके पास दुनेत्री होती है। तो यहाँ पर पहला तो सही नहीं है, बट दूसरी बात जो है वो सही है। फिर भी ज़्यादा सही देखते हैं, एक बार सी को भी देखते हैं। सी में लिखा है जो फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं वे सभी पक्षी निरीक्षक क्लब के सदस्य होते हैं। सभी नहीं होते, उनमें से कुछ हो सकते हैं जिनके पास कैमरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो करेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो बी ऑप्शन दे के आओगे। तो कहना ये चाहता हूं कि बी ऑप्शन जो है इसका सबसे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पिछली ग्रीष्मकाल की छुट्टियों के दौरान अंकित एक ग्रीष्म शिविर में गया। ठीक है, गर्मियों की छुट्टी में ग्रीष्म शिविर में गया जहां उसे पदयात्रा, तैराकी और नौका चलाने में भाग लिया। ठीक है, इस ग्रीष्मकाल में उसने एक संगीत शिविर में जाने का मन बना लिया है जहां वह गाना, नाचना, गिटार वादन सीखने की चाह रखता है। ठीक है, अलग अलग ग्रीष्मकाल की छुट्टियां जो आती हैं उनमें अलग अलग जो है एक्टिविटीज में भाग लेता है ये। ठीक है, आगे कह रहा है उपयुक्त सूचना के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला, अंकित के माता पिता चाहते हैं कि वह गिटार बजाए। माता पिता की कोई बात है कि माता पिता चाहते हैं गिटार बजाए, ये क्लियर नहीं है, पहली बात क्लियर नहीं है, गलत है। अंकित बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा संगीत ज्यादा पसंद करता है, ये भी क्लियर नहीं है कि संगीत को ज्यादा पसंद करता है, हर बार छुट्टी में कोई ना कोई एक्टिविटी करता है ये। अंकित हर ग्रीष्मकाल में किसी ना किसी प्रकार के शिविर में जाता है, हाँ, कथन को पढ़ के ये बात क्लियर है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अंकित गाना और नाचना पसंद करता है, ये मुझे पता नहीं है, करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। कथन को देखकर करेक्ट आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है, तीन व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ये काले, नीले और नारंगी रंग की जो है वो कमीज पहनते हैं। ए बी सी, एक तो कमीज की लिस्ट बनेगी, कमीज। ठीक है, कमीज के जो नाम हैं वो हैं आपके, लिखा हुआ है इसमें, काले रंग की कमीज है, नीले रंग की कमीज है और नारंगी रंग की कमीज है। कौन कौन सी पहनेगा कमीज ये पता नहीं है, अभी देखते हैं। आगे लिखा है कि कमीज के साथ में बेटा हरे, पीले, नारंगी रंग की पैंट भी पहनानी है इनको। एक लिस्ट बनेगी पैंट की। पैंट के रंग कौन कौन से हैं, हरे, पीले, नारंगी। ठीक है, आपको इसको अरेंज करना है। पहला, एक काले रंग की कमीज नहीं पहनता है, ए को मना है काले रंग की कमीज की, इधर मना करूंगा कमीज की, इधर मना करूंगा पैंट की। बी नीले रंग की कमीज नहीं पहनता है, बी जो है वो नीले रंग की कमीज नहीं पहनता है। ठीक है, क्रॉस। सी नारंगी रंग की कमीज नहीं पहनता है, सी नारंगी रंग की कमीज नहीं पहनता है। ए हरे रंग की पैंट नहीं पहनता है, तो फिर पहनते क्या है ये। ए हरे रंग की पैंट नहीं पहनता है, बी नारंगी रंग की पैंट पहनता है। तो लो भाई क्लियर हो गई, बी जो है वो नारंगी रंग की पैंट पहनता है। बस ये जानकारी है मेरे पास में, और बेटा कोई जानकारी नहीं है। अब इसके आधार पर इस पजल को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सुनो, यहाँ पर कोई भी समान रंग की कमीज और पैंट नहीं पहन सकता है, ये शर्त है। तो यहाँ पे नारंगी रंग की जब पैंट पहन रखी है बी ने, तो ये नारंगी रंग की बेटा कमीज नहीं पहन सकता है। नीले रंग की मैं पहनने दूंगा नहीं क्योंकि मना कर रहा है, तो काले रंग की कमीज ये पहन सकता है। और जब ये काले रंग की कमीज पहन सकता है तो आगे हरे रंग की पैंट की मना है, आपके इसकी हरे रंग की पैंट नहीं पहनेगा, तो कौन सी पैंट पहन सकता है बेटा, पीले रंग की पैंट पहन सकता है। और बची कौन सी है, हरे रंग की पैंट बची है। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। यहाँ पर रंग मेरे पास बचे हैं नीला और काला, नीला और नारंगी, नीला और नारंगी। नारंगी ये नहीं पहन सकता, तो नारंगी ये पहनेगा और ये पहनेगा नीली कमीज। आपसे पूछा गया है कि सी का पैंट और कमीज कौन से रंग की है, पैंट हरे और कमीज नीली, हरा और नीला, यानी ग्रीन एंड ब्लू।
बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरह की पजल है, देख लीजिए सॉल्व हुआ है, 20 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ रहे हैं आगे, क्या लिखा है देखो, ये एग्जाम्पल है, यहाँ कह रहा है कि जनवरी के 10 नए टीवी शो शुरू हुए हैं, 5 तो हुए बेटा सिटकॉम के, सिटकॉम 5, ठीक है, और 3 जो है वो ड्रामा के शुरू हुए हैं, और 2 समाचार मैगजीन शुरू हुई है, ठीक है। अप्रैल तक उन 100 में से सिर्फ 7 अभी भी चल रहे हैं, 10 थे टोटल, 10 में से 7 अभी भी चल रहे हैं, ऐसा कह रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। आपसे कह रहा है जिनमें से 5 सिटकॉम है, यानी ये 5 तो बंद हुए ही नहीं है, चालू है बेटा। अब 7 में से बचे 2, अब वो 2 कौन कौन से हो सकते हैं, वो ड्रामा वाले हो सकते हैं 2, या 2 बेटा समाचार मैगजीन के हो सकते हैं, या एक ड्रामा का हो सकता है, एक समाचार मैगजीन का हो सकता है। अब इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसको देखते हुए आपसे पूछा गया है कि कौन सी बात सही है। केवल एक समाचार मैगजीन शो अभी भी चालू है, क्या ये 100% बात सही है? नहीं, ये बात 100% नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जरूरी नहीं है मैगजीन साथ में शामिल हो, तो पहला ए ऑप्शन तो गलत माना जाएगा। बी, ड्रामा शो में से केवल एक अभी भी चालू है, बिल्कुल कम से कम लिखा है, केवल एक भी अभी भी चालू, अच्छा कम से कम नहीं लिखा है, एक चालू है लिखा है, तो ये भी क्लियर नहीं है। बंद किए गए शो में से कम एक ड्रामा था, बंद किए गए शो में से कम एक ड्रामा था, जो बंद हुए हैं उनमें से एक ड्रामा था, हाँ, क्योंकि 3 बंद हुए हैं बेटा, और 3 बंद होने के लिए 2 मैगजीन बंद हो सकती हैं, और 2 मैगजीन बंद करोगे तो एक ड्रामा वाला बंद करना पड़ेगा आपको, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, जो कथन लिखा है उसको देखते हुए। दर्शकों का, एक मिनट रुको, हाँ जी, क्या कह रहा है, दर्शकों को ड्रामा की अपेक्षा सिटकॉम ज़्यादा पसंद है। मुझे पता नहीं है, इसकी स्थिति क्लियर नहीं है, ए गलत था, बी गलत था, सी सही था, डी गलत है, तो करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे? सी ऑप्शन दे के आएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखो, यहाँ पर कह रहा है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर मुंबई की उड़ान के लिए 4 व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे हैं, 2 डॉक्टर हैं, शेष 2 व्यापारी हैं, 2 गुजराती बोलते हैं, 2 तमिल बोलते हैं, एक व्यापारी, 2 व्यक्ति एक भाषा नहीं बोलते हैं, 2 मुसलमान, 2 ईसाई हैं, किसी भी धर्म के 2 व्यक्ति एक व्यवसाय नहीं होंगे और ना ही एक भाषा बोलेंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ व्यक्ति हैं बेटा ABCD, ठीक है, और ABCD 4 व्यक्ति हैं। सबसे पहले भाषा, दूसरा लिस्ट बना देंगे धर्म की, और तीसरी लिस्ट बना देते हैं व्यवसाय की, ठीक है। अब इनमें से 2 तो क्या हैं, तमिल बोलते हैं और 2 गुजराती बोलते हैं, तो यहाँ पर तमिल तमिल, गुजराती गुजराती। धर्म की बात करें कि कोई भी 2, इसमें लिखा है धर्म की बात करें तो 2 मुसलमान हैं, 2 ईसाई हैं, और एक ही धर्म के नहीं होने चाहिए और ना ही एक भाषा बोलने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो इसको ईसाई बना देते हैं, इसको मुसलमान, इसको मुसलमान, और इसको ईसाई, ठीक है। अब व्यवसाय जो है इनके अलग अलग होने चाहिए, एक जैसा व्यवसाय नहीं होना चाहिए, तो एक को डॉक्टर, इसको बिजनेसमैन, इसको डॉक्टर, इसको बिजनेसमैन, ठीक है। तो बात पूरी हो गई। आपसे कह रहा है तमिल बोलने वाला डॉक्टर ईसाई है, तमिल बोलने वाला डॉक्टर जो है वो ईसाई है, ए, ये बात सही हो गई है। अब कौन सी बात सही है ये आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, फर्स्ट वाले में कह रहा है ईसाई व्यापारी गुजराती बोलता है, ईसाई बिजनेसमैन जो है वो गुजराती बोलता है, डी, ये बात सही है, पहला सही है। सेकंड, गुजराती बोलने वाला डॉक्टर मुसलमान है, गुजराती बोलने वाला डॉक्टर जो है वो मुसलमान है, ये बात भी सही है, दोनों बातें सही हैं। फिलहाल दोनों बातें सही सी ऑप्शन पे आएंगी, तो करेक्ट आंसर आप देख आएंगे इसका सी ऑप्शन। इस तरीके से बनेगा ग्राफ, एक बार देख लीजिए पूरी क्लास। ये 22 नंबर का एग्जाम्पल था।
बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल जो है वो क्या कह रहा है, इसकी बात करते हैं। तो यहां पर कह रहा है काफी महंगा होने के बावजूद टेलीविजन एक विलास वस्तु नहीं है, लग्जरी आइटम जो है वो नहीं है। ठीक है, लग्जरी आइटम की मना कर रहा है। आगे कह रहा है क्योंकि टेलीविजन के द्वारा हम काफी चीजें सीख सकते हैं, ये बात लिख दी कथन में। अब इस कथन से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है वो आपसे पूछ रहा है। एक निष्कर्ष कौन सा सही है? सभी महंगी वस्तुएं विलास वस्तु मानी जाती हैं? नहीं, क्लियर नहीं है ऐसा। तो पहली लाइन जो है वो स्थिति क्लियर नहीं है, तो गलत है। सेकंड, शिक्षा के लिए सभी जरूरी वस्तुएं विलास वस्तु नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है भाई। थर्ड, टेलीविजन शिक्षा के लिए जरूरी है, उपयोगी है, जरूरी है, ये क्लियर नहीं है। टेलीविजन विलास वस्तु नहीं है, हाँ ऊपर लिखा है काफी महंगा होने के बावजूद टेलीविजन विलास वस्तु नहीं है, तो ये बात सही है। टेलीविजन जो है विलास वस्तु, लग्जरी आइटम जो है वो नहीं है। सही ऑप्शन जो यहाँ दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे? डी ऑप्शन दे के आएंगे। बढ़ रहे हैं आगे हम। अगला एग्जाम्पल है गीता सीता से अधिक सुंदर है। गीता जो है वो सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, तो बेटा रीता और सुंदर है। सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता जो है वो गीता जितनी सुंदर नहीं है, मतलब कम सुंदर है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है तो सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता जो है वो गीता जितनी सुंदर नहीं है। हाँ, सीता रीता से ज्यादा सुंदर है, सीता रीता से ज्यादा सुंदर है ना। सीता रीता से ज्यादा सुंदर है क्या? नहीं, ये गलत है। सी, रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, नहीं सुंदर है ये तो। गीता रीता से ज्यादा सुंदर है, गीता रीता से ज्यादा सुंदर है, ये भी गलत है। तो यहाँ देखते हुए जो बात सही होगी वो किस ऑप्शन पे सही होगी? ए ऑप्शन पे सही होगी। देख लीजिए 25, बहुत आसान था ये तो। अगला एग्जाम्पल है रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। रमा ने रानी से अधिक, रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए हैं, रत्ना को ज्यादा अंक मिले हैं। रत्ना ने रमा से अधिक, रत्ना फर्स्ट पे आएगी। ठीक है, रमा से अधिक अंक प्राप्त हुए। पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम, तो बेटा रत्ना, पद्मा, रमा और रानी, ये क्रम है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए हैं। सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए हैं? सबसे अधिक अंक जो प्राप्त किए हैं वो रमा ने प्राप्त किए हैं बेटा, सॉरी रत्ना ने प्राप्त किए हैं, रत्ना। तो सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। सबसे अधिक अंक जो प्राप्त हुए हैं वो किसके प्राप्त हुए हैं? रत्ना के प्राप्त हुए हैं। अगला एग्जाम्पल है मैं तभी दूरदर्शन देखता हूं जब मैं ऊबा हुआ होता हूं। ठीक है, जब मैं बोर होता हूं तो दूरदर्शन देख लेता हूं। मैं यदि अपने भाई के साथ होता हूं तो कभी नहीं ऊबता, मतलब भाई के साथ रहेगा तो बातें कर लेता है, ऊबता नहीं है ये। मैं जब कभी थिएटर जाता हूं तो मैं अपने भाई को साथ ले जाता हूं। ठीक है, थिएटर जाते समय दोनों भाई साथ साथ जाते हैं। इससे निष्कर्ष क्या लगेगा? पहला, यदि मैं ऊबा हुआ होता हूं तो दूरदर्शन देखता हूं, कथन को देखकर ये बात सही है। सेकंड, यदि मैं ऊबा हुआ होता हूं तो अपने भाई का साथ चाहता हूं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसने। यदि मैं अपने भाई के साथ नहीं होता हूं तो दूरदर्शन देखता हूं, नहीं ऊबा हुआ होता हूं तो दूरदर्शन देखता हूं। यदि मैं ऊबा हुआ नहीं होता हूं तो दूरदर्शन नहीं देखता हूं, ये भी क्लियर नहीं है क्योंकि नहीं की बात नहीं लिखी है, दूरदर्शन देखने की बात लिखी है। तो ज्यादा सही जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। यहां पर करेक्ट आंसर ए ऑप्शन देके आना है आपको। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, यहां पर लिखा है कि 6 सड़कें हैं, ए बी सी डी, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर। आपसे कह रहा है किसी एक सैन्य शिविर को देश के शेष भाग से जोड़ती हैं। किसी एक समय ए पी आर सड़क में से केवल एक सड़क ही खुली रहती है। कौन कौन सी में से? ए पी आर में से। ए पी
आर में से कोई एक ही सड़क खुली रहती है। ठीक है भाई। आगे लिखा है कि यदि बी बंद होती है तो क्यू भी बंद होती है। बी के साथ क्यू भी बंद होगी, बी बंद होगी तो क्यू भी बंद होगी। ठीक है। तूफान के समय में ए और बी में से केवल एक खुली रहती है। ए और बी में से केवल एक खुली रहती है। ठीक है। इसको तूफान के समय में खोल देते हैं अपन। बी बंद है तो क्यू भी बंद है। ठीक है। बाढ़ के समय में पी बंद रहती है। बाढ़ के समय में कौन सी बंद हो जाती है? तो तूफान की बात हो गई। और बाढ़ के समय में पी बंद हो जाती है। ठीक है। पी बंद हो जाती है। तो कौन सा कथन सही है? अब आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला, सामान्य परिस्थिति में केवल 3 सड़क खुली रहती हैं। सामान्य परिस्थिति में केवल 3 सड़क खुली रहती हैं। तो बेटा इन तीनों में से तो एक है ना, और बी बंद होगी तो क्यू बंद होगी। सामान्य परिस्थिति में केवल 3 सड़कें खुली रहती हैं, ये क्लियर नहीं है बेटा। सेकंड, तूफान के समय में कम से कम एक सड़क खुली रहती है। तूफान जब आता है तो कम से कम एक सड़क खुली रहेगी। कम से कम एक का मतलब है ज़्यादा भी खुली रह सकती हैं। तो तूफान के समय में बी बंद है तो ये बंद है, और इन तीनों में से एक खुलेगी, तो कम से कम एक खुली रहेगी। ये बात सही है। बाढ़ के समय में केवल 3 सड़कें खुली रहती हैं। बाढ़ के समय में, बाढ़ जब आती है तो पी बंद हो जाती है। ठीक है। और पी बंद हो जाती है तो बेटा इन दोनों में से एक और बंद होगी। ठीक है। बाढ़ के समय में केवल 3 सड़कें खुली रहेंगी और पी बंद हो जाएगी, तो इनमें से एक और बंद रहेगी। और कौन सी खुली रहेगी, इसकी स्थिति क्लियर है क्या? नहीं, इसकी स्थिति क्लियर नहीं है। आपदाओं के समय में सारी सड़कें बंद रहेंगी, ये दिमाग वाला हो गया, आपको इतना दिमाग लगाना नहीं है। फिलहाल कथन को देखकर सही कौन सा है? तूफान के समय में कम से कम एक सड़क खुली रहती है, ये बात जो है डायग्राम को देखकर सही है। ठीक है। नेक्स्ट, ये है छात्रों के अलावा दूसरा कोई क्लब का सदस्य नहीं है। मतलब छात्र जो हैं वो क्लब के सदस्य हैं और कोई इनके अलावा क्लब का सदस्य नहीं है। ठीक है। आगे, क्लब के कुछ सदस्य विवाहित हैं। क्लब के कुछ सदस्य विवाहित हैं। ठीक है। सभी विवाहित डांस के लिए निमंत्रित हैं। ठीक है। तो सभी छात्र डांस के लिए निमंत्रित हैं? नहीं। क्लब के सभी विवाहित छात्र डांस के लिए निमंत्रित हैं, ये हो सकता है। क्लब के सभी सदस्य विवाहित हैं, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। उपयुक्त निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन आएगा, क्लब के सभी विवाहित छात्र डांस के लिए आमंत्रित हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है। अब बढ़ रहे हैं अपन आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है, पूरी क्लास देख लीजिए। ये है 42, और इसको एक बार आप पूरी क्लास पढ़ लो क्या लिखा है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आगे के वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। यहाँ लिखा है कि ABCD 4 प्रार्थी उम्मीदवार दलों के पास टिकट पाने के लिए आते हैं। ए उम्मीदवार डब्लू को स्वीकार्य है किंतु जेड को नहीं है। यहाँ लिखा है स्टार्टिंग में WXYZ 4 राजनीतिक दलों ने आगामी संसदीय चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय लिया है। किसी भी उम्मीदवार का सबसे अधिक दलों द्वारा स्वीकार किया जाना ही उम्मीदवार के चयन का आधार होगा। ठीक है। तो अब कह रहा है ABCD 4 प्रार्थी उम्मीदवार हैं, इन दलों के पास टिकट पाने के लिए आते हैं। ठीक है। ABCD 4 उम्मीदवार हैं और बेटा 4 दल हैं। क्या नाम है दलों के? पढ़ लेते हैं। WXY और Z। सही है भाई। क्या लिखा है सुनो। ए उम्मीदवार W को स्वीकार्य है, W को स्वीकार्य है किंतु Z को नहीं है बेटा ये। B Y को स्वीकार्य है, Y को स्वीकार्य है किंतु X को नहीं है। C W और Y को स्वीकार्य है, W और Y को स्वीकार्य है
डी डब्ल्यू और एक्स को स्वीकार्य है, डब्ल्यू को भी और एक्स को भी स्वीकार्य है, ठीक है। डी डब्ल्यू और एक्स को स्वीकार्य है जब बी उम्मीदवार को डब्ल्यू एवं जेड ने पसंद किया, जब बी को डब्ल्यू और जेड ने पसंद किया, तो सी उम्मीदवार को एक्स और जेड ने पसंद किया, ए उम्मीदवार को एक्स ने स्वीकार किया किंतु वाई ने नहीं किया, तो टिकट किसे मिली है। ओके, तो कंडीशन क्या थी कि जब बी उम्मीदवार को डब्ल्यू और जेड ने पसंद किया, बी उम्मीदवार को डब्ल्यू ने और जेड ने पसंद किया, सी उम्मीदवार को एक्स और जेड ने पसंद किया, एक्स ने और जेड ने पसंद किया, ए उम्मीदवार को एक्स ने स्वीकार किया, एक्स ने स्वीकार किया किंतु वाई ने नहीं किया, लो बेटा वाई ने नहीं किया, तो टिकट किसको मिली? सबसे ज़्यादा टिक किसको हो रहे हैं बेटा? सी पे। तो टिकट किसको मिली है? सी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पार्टी चुनेंगी वही उम्मीदवार चुना जाएगा, ऐसा लिखा था, इसलिए सही आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल है 43, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पार्क हुई सभी एक्स ब्रांड कारें सफ़ेद हैं। यहाँ पर जितनी भी कार पार्क हो रही हैं एक्स ब्रांड की, सब कौन सी कार हैं बेटा? सफ़ेद कार हैं, ठीक है। 1986 के बाद में बनी सभी एक्स ब्रांड कारों में रेडियल टायर लगे हैं। 1986 के बाद में, ठीक है। सभी कारें एक्स ब्रांड की नहीं हैं, इनमें से सभी कारें एक्स ब्रांड की नहीं हैं, क्लियर है, ठीक है। आगे कह रहा है कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सिर्फ सफ़ेद कारें यहाँ पर पार्क हैं, सिर्फ सफ़ेद कारें यहाँ पर पार्क हैं, ऐसा कहना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पार्क हुई सभी एक्स ब्रांड कारें सफ़ेद हैं, एक्स ब्रांड की कारें जो हैं वो क्या है? सफ़ेद हैं, ठीक है। अब एक्स की सफ़ेद हैं, यहाँ और भी ब्रांड की कारें हो सकती है। फिर लिखा था उनमें से कुछ के रेडियल टायर हैं, उनमें से कुछ के कैसे टायर हैं? रेडियल, सभी के नहीं है, कुछ के हैं। 1986 के बाद बनी एक्स ब्रांड की कारें रेडियल टायर लगे हैं, सभी कारें एक्स ब्रांड की नहीं है, ये क्लियर कर दिया है इसने, ठीक है। तो सिर्फ सफ़ेद कारें यहाँ पार्क हैं ऐसा कहना सही नहीं है, गलत है। यहाँ कुछ सफ़ेद एक्स ब्रांड कारें जिनमें रेडियल टायर लगे हुए हैं यहाँ पार्क हैं, कुछ सफ़ेद एक्स ब्रांड कारें जिनमें रेडियल टायर लगे हुए हैं वो यहाँ पार्क हुई हैं, ये बात सही है। एक्स ब्रांड कारों के अतिरिक्त अन्य कारों की रेडियल टायर नहीं लगे हो सकते, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, लगे भी हो सकते हैं। अधिकांश एक्स ब्रांड कारों का उत्पादन 1986 से पहले हुआ था, ये भी पता नहीं है। सही स्थिति बी ऑप्शन की है, तो करेक्ट आंसर आप यहाँ दे के आएंगे बी ऑप्शन, ठीक है भाई। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, यदि तृतीय विश्व युद्ध कभी शुरू होता है तो वह संभवतया सभ्यता के अंत के साथ बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध अगर शुरू होगा तो वो सभ्यता का अंत कर देगा, ऐसे कह रहा है। नाभिकीय शक्ति का दुरुपयोग ही प्रेरित करेगा, उसे नाभिकीय शक्ति को दुरुपयोग ही प्रेरित करेगा, ठीक है। उपयुक्त के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है? तृतीय विश्व युद्ध में नाभिकीय शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, कथन को देखकर तो ये बात सही है। तृतीय विश्व युद्ध के पश्चात कोई सभ्यता शेष नहीं रहेगी, ये क्लियर नहीं है। सभ्यता का अंत जरूर होगा पर कोई शेष नहीं बचेगी, ये मुझे नहीं पता, यानी जानकारी नहीं है कथन में। नाभिकीय शक्ति के विकास में लंबे समय में सभ्यता नष्ट हो जाएगी, क्लियर नहीं है। तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, हमें पता नहीं है। कथन को देखकर जो बात सही है वो ए ऑप्शन सही है कि तृतीय विश्व युद्ध में नाभिकीय शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कथन को देखते हुए फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ते हैं आगे। ये डायग्राम है, आपसे कह रहा है दिए गए समस्या चित्रों के अवश्य बाएं से दाएं देखने पर एक निश्चित नियम के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं और आपको पता लगाना है कि कौन सा नेक्स्ट आएगा। ये यहाँ पे है, ये नीचे आ गया, ये नीचे है, इसका मुंह ऊपर था तो नीचे हो गया, इसका मुंह ऊपर था तो बेटा नीचे हो गया, और अब जो है मुंह
कहाँ जाएगा इसका, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब मुंह जाएगा बेटा ऊपर, और ऊपर किस ऑप्शन पे है, डी ऑप्शन पे है। करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे, डी ऑप्शन जो है सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसको हम विपरीत, डाइस का एग्जाम्पल है, विपरीत वाला एग्जाम्पल है, फोल्ड करके डाइस बनेगा। यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसको अगर फोल्ड किया जाए तो चार सतह जो हैं वो एक साथ अपोजिट में आने वाली हैं। कौन कौन सी, आर और बी, जी बी से ढकेगा, और ये वाई एक ओ, ओ के विपरीत जी आ चुका है, तो वाई के विपरीत क्या आएगा, आर आएगा, वाई के विपरीत क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, और बी के विपरीत क्या आएगा, डब्लू आएगा, बी के विपरीत डब्लू आएगा। आपसे पूछ रहा है कि सफ़ेद आकृति के विपरीत कौन सी आकृति होगी। ये सारे कलर दे रखे हैं, वाइट के अपोजिट जो आएगा वो क्या आएगा, ब्लू आएगा, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ये इस तरीके से होगा। इसको फोल्ड करके एक घन बनाना है, घन बनाने के बाद में, यानी घन को खोल के रखा गया है, उसको जब हम फोल्ड करेंगे तो एक घन बनेगा। घन बनने के बाद में अपोजिट क्या होंगे ये पूछा गया था। तो यहाँ पर कलर दे रखे थे कि आर जो है रेड, लाल, ब्लू नीला, येलो पीला, ग्रीन हरा, और वाइट सफ़ेद, ऑरेंज नारंगी, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि आकृति में घन के रूप में मोड़ा जाए तो सफ़ेद आकृति के विपरीत क्या होगा ये पूछा था। तो सफ़ेद के आकृति के विपरीत होगा नीला, यानी सही आंसर जो आप दे के आएंगे वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। आपसे पूछा था कि उपयुक्त चित्र में व्रत भी मेहनती लोगों को दर्शाता है, मेहनती लोगों को दर्शाता है, क्यों बुद्धिमान को दर्शाता है, बुद्धिमान को दर्शाता है, आर सच्चे लोगों को दर्शाता है, एस ईमानदार को दर्शाता है। आपसे कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र उन ऐसे व्यक्ति को निरूपित करता है जो बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे हैं किंतु मेहनती नहीं है। मेहनती नहीं है, इसमें नहीं आना चाहिए, इसके अलावा तीनों में आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है बेटा, छः। छः बुद्धिमान है, ईमानदार है, साथ में सच्चे व्यक्ति भी है। तो करेक्ट आंसर जो आप देख के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन आएगा, आपका ए ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो एक बार। पासे की तीन स्थितियां दिखाई गई थी और आपसे पूछा गया था कि ए के अपोजिट जो है वो क्या होने वाला है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने क्लास में बहुत बार बता चुका हूँ कि आपको ये देखना पड़ता है कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। पहले दूसरे में ये देखना पड़ेगा क्या चीज़ कॉमन है, कॉमन के नीचे कॉमन रखना है, कॉमन से क्लॉकवाइज चलते हैं घड़ी की दिशा में, है ना। के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, के बाद एम आएगा, देन फिर उसके बाद एच आएगा। ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, और आपसे अपोजिट पूछा है ए के, तो आंसर करेक्ट आएगा ए ऑप्शन, यानी एच। एच जो है इसका सही आंसर है। पूरी क्लास देख लो एक बार, डाइस का एग्जाम्पल था, इस तरीके से सॉल्व हुआ है ये। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल ये है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या क्रम चल रहा है उसे हमें देखना है। यहाँ डार्क है, इसके सामने वाला डार्क हो गया, फिर वापस से वही डार्क हो गया। यहाँ डार्क है, सामने वाला डार्क हो गया, वापस से वही डार्क हो गया। यहाँ डार्क है, तो अब जो डार्क का नंबर है बेटा वो इसका ही है। और ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ये तो बहुत आसान एग्जाम्पल था, 50। अब आते हैं अगला। हाँ जी, क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है 5 विषय जैसे कि अर्थशास्त्र, इतिहास, सांख्यिकी, अंग्रेजी और गणित पर एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक अतिथि व्याख्यान का इंतजाम करना है। सोमवार से शुक्रवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, मेरी बात सुनो। आपसे सबसे पहली लाइन क्या कह रहा है, देखो। आपसे कह रहा है कि अर्थशास्त्र को मंगलवार को अनुसूचित नहीं किया जाना है।
तो अर्थशास्त्र मंगलवार को नहीं आना चाहिए, कहीं भी आ जाए बेटा, ठीक है। इतिहास का अतिथि प्राध्यापक केवल मंगलवार को उपलब्ध है, इतिहास का, ठीक है। फिर लिखा है गणित का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यान के दिन के ठीक अगले दिन ही अनुसूचित किया जाएगा। गणित का व्याख्यान अर्थशास्त्र के अगले दिन ही अनुसूचित किया जाएगा, यानी अनुसूचित किया जाएगा, गणित अर्थशास्त्र के बाद आएगा। अंग्रेजी का व्याख्यान अर्थशास्त्र के वाले दिन के एक दिन पहले, तो ठीक है, यहाँ पर आएगा बेटा अंग्रेजी। लगातार की जगह कहाँ है खाली, ये रही, तो यहाँ तो अंग्रेजी, यहाँ अर्थशास्त्र, यहाँ बेटा गणित, तो बचा क्या है अब आप देख के बताएं। इतिहास सांख्यिकी बचा हुआ है, सांख्यिकी यहाँ आ जाएगा, ठीक है भाई, ये आ चुका है। अब इसके डायग्राम को देख के मुझे आंसर देने हैं, क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं बेटा। पहला, सोमवार को कौन सा व्याख्यान है। सोमवार को अभी अभी देखा था हमने, सांख्यिकी है, डी ऑप्शन है सही आंसर इसका, डी। सांख्यिकी और अंग्रेजी के बीच में कौन सा व्याख्यान है। सांख्यिकी अंग्रेजी के बीच में इतिहास का व्याख्यान है, बी ऑप्शन। सप्ताह में कौन सा व्याख्यान अंतिम है। अंतिम है बेटा गणित का, तो आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। देन अगला, बुधवार को कौन सा व्याख्यान है, जरा देख के बताएंगे आप। बुधवार को व्याख्यान है बेटा इंग्लिश का, तो करेक्ट आंसर आएगा अंग्रेजी। देन अगला कह रहा है आपको गणित के व्याख्यान के ठीक पहले, गणित के ठीक व्याख्यान से पहले अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, आंसर आएगा ए ऑप्शन। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लीजिए। इसके ग्राफ को मैं एक बार वापस बना देता हूँ आपके सामने, ये ग्राफ इसका है, पूरी क्लास देख लो एक बार। इस तरह से इसके आंसर पूछे गए हैं। तो अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये अगला एग्जाम्पल है इसका, पढ़िए पूरी क्लास। अगला एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, पूरी क्लास देख लो। यहाँ पर लिखा है कि सभी मशीनें ऊर्जा खर्च करती हैं, सभी मशीनें जो हैं वो ऊर्जा खर्च करती हैं, बिजली ऊर्जा प्रदान करती है, बिजली ऊर्जा प्रदान करती है और सभी मशीनें ऊर्जा से चलती हैं। ओके, बिजली से चलने वाली मशीनों का रखरखाव सस्ता होता है, बिजली से चलने वाली मशीनें प्रदूषण मुक्त होती हैं। ये 4 लाइनें लिखी हुई हैं। इन चारों लाइनों को पढ़ते हुए मुझे ये देखना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। वापस, सभी मशीनें ऊर्जा खर्च करती हैं, ऊर्जा बेटा बिजली से मिलती है, बिजली से चलने वाली मशीनें सस्ती होती हैं रखरखाव और प्रदूषण मुक्त होती हैं। बात भी सही है। पहला, फर्स्ट, सभी मशीनें जो हैं विद्युत ऊर्जा से चलती हैं, ऐसा कुछ क्लियर है क्या, नहीं। बिजली के अतिरिक्त ऊर्जा का कोई दूसरा प्रारूप नहीं है, ऐसा भी क्लियर नहीं है, और भी हो सकते हैं। अगला, अधिकांश मशीनें विद्युत ऊर्जा से चलती हैं, पता नहीं है हमको, कथन में जानकारी नहीं है। बिजली से चलने वाली मशीनों को चलाना बेहतर है, बिल्कुल, क्योंकि रखरखाव क्या है इनका, सस्ता है। तो आंसर जो करेक्ट है वो आंसर आएगा डी ऑप्शन, इसका सबसे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल, धनिकों के अलावा कोई हवाई यात्रा खर्च नहीं उठा सकता, मतलब जितने भी अमीर हैं वही हवाई यात्रा के खर्च पे जाते हैं। अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि हवाई यात्रा करने वालों में से कुछ बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं हवाई यात्रा करने वालों में से, ऐसा कह रहा है। अब अगली बात क्या लिखी है, नेक्स्ट में कह रहा है कि जो बीमार पड़ते हैं उनमें से कुछ को इलाज की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या लगेगा बेटा, सभी धनिक व्यक्ति हवाई यात्रा करते हैं, क्लियर नहीं है। जो हवाई यात्रा करते हैं वे बीमार पड़ जाते हैं, कुछ पड़ते हैं। सभी धनिक
व्यक्ति बीमार पड़ते हैं, नहीं, क्लियर नहीं है। सभी लोग जो हवाई यात्रा करते हैं वे धनिक होते हैं, हाँ, कथन में लिखा है धनिक के अलावा कोई और हवाई यात्रा का खर्च नहीं उठा सकता। तो इसको देखते हुए सही ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सुनो। आपसे कह रहा है 5 फ्लैट हैं, तो 5 फ्लैट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। आपसे कह रहा है कि एक प्रोफेसर है जिसे अपने मित्र आईएएस अधिकारी से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। मतलब आईएएस अधिकारी ऊपर वाले फ्लोर पे होगा, प्रोफेसर नीचे वाले फ्लोर पे होगा। कितने नीचे होगा ये नहीं पता है मुझे, ठीक है, मान लेते हैं। आगे एक डॉक्टर है जिसकी सभी से समान रूप से मित्रता है, जितना ऊपर जाना है उतना ही नीचे आना है। तो बीच का है बेटा डॉक्टर, बीच वाले फ्लोर पे डॉक्टर है, ठीक है। आगे लिखा है एक इंजीनियर है जिसे अपने एमएलए मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, जिसके फ्लैट के ऊपर प्रोफेसर का मित्र रहता है। ओके, एमएलए प्रोफेसर का मित्र मित्र था, आईएएस ऑफिसर था, आईएएस ऑफिसर मित्र था एमएलए से ऊपर वाले फ्लोर पे ये आएगा। और आपसे कह रहा है कि इंजीनियर, ठीक है, एमएलए मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, जिसके फ्लैट के ऊपर प्रोफेसर का मित्र रहता है, ठीक है। अब ये बात लिखी है और अब हमारे पास में दो बचे हैं, प्रोफेसर और एक इंजीनियर, ठीक है। तो ये तो इंजीनियर हो गया और यहाँ आ गया प्रोफेसर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि सही क्रम कौन सा है। अच्छा, इसको उल्टा लिख दिया, सही कर देता हूँ। ये इंजीनियर है और ये प्रोफेसर है। अब ठीक है, अब वापस से पूरा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहली लाइन लिखी थी कि 5 फ्लैट हैं, 5 अलग अलग व्यवसाय हैं, प्रोफेसर जैसे आईएएस अधिकारी स्मिथ से मिलने ऊपर जाना पड़ता है, ये बात पूरी हो गई है। एक डॉक्टर है जिसे सभी में समान मित्रता है, जितनी बार ऊपर जाना पड़ता है उतनी बार नीचे आना पड़ता है। एक इंजीनियर है जिसे अपने एमएलए मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, जिसके फ्लैट के ऊपर प्रोफेसर का मित्र रहता है, प्रोफेसर का मित्र रहता है, ठीक है। और आगे ये 5 व्यवसायी हैं, निचले तल से ऊपरी तल तक किस क्रम में रहते हैं। सारी बातें पूरी हो गई हैं भाई। अब आपसे ये कह रहा है सही क्रम जो है वो कौन सा है। ए ऑप्शन इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आईएएस अधिकारी एमएलए, गलत। प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर आईएएस अधिकारी एमएलए, ना। तीसरा अधिकारी आईएएस अधिकारी इंजीनियर, ना। सही उत्तर है डी, प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर एमएलए आईएएस अधिकारी। ये क्रम जो है वो सबसे सही क्रम है, करेक्ट आंसर ये आएगा। बढ़ते हैं आगे। तो डी आंसर इसका सही आंसर है। क्या कह रहा है सुनो, शुरू करते हैं। ये कह रहा है अपने अधीनस्थ द्वारा तैयार किए गए अंतिम प्रतिवेदक के संबंध में जिसे अतिशीघ्र प्रस्तुत किया जाना है, आपके अभिमत भिन्न है। ओके, आपका अधीनस्थ है प्रतिवेदक वेदन में दी गई सूचना को उचित ठहरा रहा है, तो आप क्या करेंगे? अपने अधीनस्थ से स्वीकार कराएंगे कि वह गलत है, ऐसा नहीं करा सकते। आपको परिणामों पर पुनर्विचार करने हेतु कहेंगे, हाँ ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई जो आपके रिजल्ट हैं उन पर दोबारा से विचार कर लो। प्रतिवेदक में आप स्वयं संशोधन कर लेंगे, नहीं ये अपना काम नहीं है। अधीनस्थ को कहेंगे कि अपनी गलती को उचित ना ठहराए, अपनी गलती को उचित ना ठहराए, ये गलत है। बी ऑप्शन जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला, एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए, एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए, प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए जिसका निर्धारण एक मौखिक प्रस्तुतिकरण के आधार पर होना है, आप अपने ही बैच के किसी सहकर्मी बैचमेट के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के लिए 10 मिनट का समय रखा गया है। समिति ने आपको प्रस्तुतिकरण का ठीक समय से समाप्त करने को कहा है, जबकि आपका मित्र को अनुबद्ध समय अवधि से अधिक समय दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे? इस भेदभाव के लिए अध्यक्ष के पास एक शिकायत दर्ज करेंगे, बिल्कुल।
चाहे मित्र है चाहे कोई है, अगर भेदभाव हो रहा है तो जरूर ये काम हम करेंगे, शिकायत दर्ज करेंगे, पहली बात सही है। सेकंड, समिति द्वारा दिए गए किसी भी औचित्य को नहीं सुनेंगे, ये गलत है। अपना नाम प्रतियोगिता से वापस ले लें की मांग, नहीं। विरोध करते हुए उस स्थान को छोड़ देंगे, नहीं। सही आंसर आएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, आप एक समृद्ध परियोजना पर कार्य कर रहे हैं, समयबद्ध परियोजना पर काम कर रहे हैं। परियोजना की पुनरीक्षित बैठक के दौरान आप पाते हैं कि आपके समूह के सदस्य की ओर से सहयोग में कमी होने के कारण परियोजना विलंब हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? ओके, अपने समूह के सदस्यों को उनके सहयोग के लिए चेतावनी देंगे, असहयोग के कारणों की जांच पड़ताल करेंगे, समूह के सदस्यों को प्रतिस्थापित करने की मांग करेंगे, कारण प्रस्तुत करते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे। सही उत्तर आएगा बेटा बी, असहयोग के कारणों की जांच पड़ताल करेंगे कि असहयोग क्यों हो रहा है, वो सहयोग क्यों नहीं कर रहे, तो ये आंसर सही है बी। नेक्स्ट, आप एक राज्य के क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष हैं, आपको एक शिकायत मिली है और बाद में यह पाया गया है कि कनिष्ठ आयु वर्ग के किसी पदक जीतने वाले एथलीट की आयु आयु के दिए मापदंडों में 5 दिन अधिक हो गई है। ओके, तो आप क्या करेंगे? छानबीन समिति से स्पष्टीकरण देने को कहेंगे, ये हो सकता है। एथलीट से पदक वापस करने को कहेंगे, गलत। एथलीट को अपनी आयु, ये भी हो सकता है, पदक वापस करने को कहेंगे। एथलीट को अपनी आयु की घोषणा करते हुए न्यायालय में शपथ लाने को कहेंगे, ये गलत है। क्रीड़ा समिति सदस्यों में उनकी राय मांगेंगे, ये भी गलत है। अब बेटा ए और बी ऑप्शन पे हम जाके रुकेंगे कि ए और बी ऑप्शन में सही कौन सा है। पदक जीतने वाले एथलीट की आयु में 5 दिन अधिक हो गई है, तो आप क्या करेंगे? छानबीन समिति से स्पष्टीकरण देने को कहेंगे, एथलीट से पदक वापस करने को कहेंगे। तो ज़्यादा जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पर जो आएगा, ज़्यादा सही जो ऑप्शन है वो छानबीन समिति से स्पष्टीकरण को कहेंगे, एथलीट से पदक वापस ले लेंगे। पहले तो बेटा स्पष्टीकरण की बात आएगी, पदक की तो बाद की बात है, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन, ठीक है भाई। ये ज़्यादा सहयोग भेदभाव के लिए शिकायत दर्ज करेंगे, तो ज़्यादा सही जो है वो आंसर आएगा ए ऑप्शन। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्या कह रहा है एग्जाम्पल, सुनो। आप एक प्राथमिकता परियोजना पर कार्य कर रहे हैं और आप और सभी अंतिम तिथियों को पूरी तरह निभा रहे हैं और इस आधार पर परियोजना के दौरान अवकाश लेने की योजना बना रहे हैं। आपका आसव अधिकारी परियोजना की अविलंबता बताकर आपको अवकाश अनुमोदित नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे? ओके, ये परिस्थिति में फंसा रहा है, सिचुएशन रिएक्शन होता है ये। अब पहराए मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना अवकाश पर चले जाएंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। बीमारी का बहाना बनाकर अवकाश पर चले जाएंगे, नहीं, ये भी नहीं करेंगे हम। अवकाश के आवेदन पर पुनर्विचार करने हेतु उच्चतर अधिकारी से बात करेंगे, करेक्ट आंसर। आसव अधिकारी को बताएंगे कि यह न्याय संगत नहीं है, सही आंसर आएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है, आप सुदूर क्षेत्र में एक जल पूर्ति परियोजना स्थापित करने हेतु कार्य कर रहे हैं। किसी भी हालत में परियोजना की पूरी लागत वसूल कर पाना असंभव है। उस क्षेत्र में आय का स्तर बहुत नीचा है और 25% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। जल आपूर्ति की कीमत निर्धारण का निर्णय लेते समय आप क्या करेंगे, ये पूछ रहा है। पहला, फर्स्ट में कह रहा है यह अनुशंसा करेंगे कि पूरी तरह जल आपूर्ति निःशुल्क हो। सेकंड, यह अनुशंसा करेंगे कि सभी प्रयोगकर्ता नल लगाने हेतु एक बार तय किए गए मुफ्त राशि का भुगतान करें और पानी का उपयोग निःशुल्क हो, ये हो सकता है बी। अभी देख लेता हूँ, ज़्यादा सही देख लेता हूँ। यह अनुशंसा करेंगे गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए एक तय मासिक शुल्क लगाया जाए और गरीबी रेखा से नीचे परिवारों हेतु जल आपूर्ति निःशुल्क हो।
डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में कह रहा है कि यह अनुशंसा करेंगे कि प्रयोगकर्ता जल के उपभोग पर आधारित शुल्क का भुगतान करें जिसे गरीबी रेखा से ऊपर तथा नीचे परिवारों हेतु विभेदीकृत शुल्क निश्चित किया जाए। ये आंसर ज़्यादा करेक्ट है। तो यहाँ पर ए, बी और सी इनमें से सबसे बेहतरीन जो आंसर है वो कौन सा है? डी ऑप्शन है, ये सही आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 80 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है देखो। एक नागरिकीय के रूप में आपको एक सरकारी विभाग में कुछ काम है, ठीक है, नागरिक के रूप में। समृद्ध अधिकारी आपको बार बार बुलाता है और आपसे प्रत्यक्ष बिना कुछ कहे रिश्वत देने के इशारे करता है। आप अपना कार्य करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? रिश्वत दे देंगे? नहीं, ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उसे इशारे समझ नहीं रहे हैं और अपने आवेदन पर डटे रहेंगे? नहीं, रिश्वत के इशारे के संबंध में मौखिक शिकायत के साथ उच्चतर अधिकारी के पास सहायता के लिए जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर ये है, रिश्वत लेना गलत बात है। अगला एक औपचारिक शिकायत भेजेंगे। सही आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। देख लो एक बार। तो दोस्तों ये अपना 2012 का पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी 2011 का पेपर भी लेके मैं आऊँगा और 2024 का पेपर भी कुछ टाइम बाद होगा, उसको भी हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आज यहीं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।